वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 21 कार्तिक की बेचैनी। अब तक नीचे गिरते वक्त उसे सिर्फ उन 3 लोगों की धुंधली छवि दिख रही थी, जिसमें 2 वो लोग शामिल थे जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था और एक उसकी बेटी थी जिसे वो मौत के कुएं में गिरते हुए देख रही थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब आगे बड़ी जद्दोजहद के बाद बेला ने बर्तिका का हाथ पकड़ तो लिया, मगर पानी में गिरते ही उसने अपना बचा खुचा होश भी खो दिया और बर्तिका का हाथ उसके हाथ से फिसलकर छूट गया। जितना समुद्र में पानी था उससे कई गुना ज्यादा आज बेला के दिल में दर्द और तकलीफ थी। देखते ही देखते बेला और बर्तिका समुद्र के गर्भ में कहीं खो गई। रॉकवेव सिटी। रात के करीब 2 बजे कार्तिक वापस ओपेरा पैलेस आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। हमेशा की तरह उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लिविंग एरिया में आते ही कार्तिक को अपने आलिशान महल में एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ, जहां आमतौर पर उसे शांति महसूस होती थी। शायद ऐसा बेला और बर्तिका की गैर मौजूदगी की वजह से था। कार्तिक गहरी सांस लेकर अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही कार्तिक की नजर सबसे पहले अपने बेड पर गई, जहां कल रात बेला उसके बाहों में सुकून से सो रही थी। बार बार बेला का यूं ख्याल आना कार्तिक को बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसके साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। भले ही बेला हमेशा हर वक्त उसके दिल और दिमाग में छाई हुई रहती थी, मगर आज बेला का ख्याल कार्तिक को सुकून देने के बजाय एक अजीब सी व्याकुलता का एहसास दिला रहा था। कार्तिक ने अपनी बेचैनी और व्याकुलता को काबू करते हुए अपना टाई निकाला। फिर वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे शावर लेने जाना था। हालांकि कार्तिक अपनी इंट्यूशंस को ज्यादा वक्त तक इग्नोर नहीं कर पाया और शर्ट का बटन खोलना बंद कर उसने पॉकेट से फोन निकालकर बेला का नंबर डायल कर दिया। कई प्रयासों के बाद भी बेला का कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। कार्तिक ने बारी बारी से बिन, सैम और निखिल का भी नंबर डायल किया, मगर उन लोगों का कॉल भी कनेक्ट नहीं हुआ। कार्तिक की नीली आंखें अब किसी अनहोनी की आशंका से भर गई थी। कार्तिक शिप पर मौजूद अपने किसी सबॉर्डिनेट से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आखिर में कार्तिक ने रॉकी को कॉल किया। एक रिंग के बाद ही रॉकी ने कॉल रिसीव कर लिया। कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, पता करो बिन की एंगेजमेंट पार्टी कैसी चल रही है। जवाब में रॉकी ने कहा, ओके चेयरमैन। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कार्तिक बाथरूम में शावर लेने चला गया। हालांकि उसके मन की व्याकुलता शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ अक्षत, जो कि अपने विला में समीरा को हक किए हुए सो रहा था, उसका फोन तेजी से रिंग होने लगा। अक्षत ने बंद आंखों के साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया। कमरे में चारों तरफ उसके और समीरा के कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे। कपड़ों के नाम पर अक्षत और समीरा के ऊपर सिर्फ एक सफेद चादर मौजूद थी। कॉलर देखने के बाद अक्षत ने कॉल रिसीव किया। रॉकी उसे कॉल कर रहा था। अक्षत ने थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में कहा, अब क्या हो गया रॉकी? इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सुबह के 3 बज रहे हैं, क्या तुम्हें नींद नहीं आती है? उल्लू हो क्या तुम? पूरे रात अपने सन की बॉस की तरह जगे ही रहते हो, दिमाग। रॉकी ने एकदम से अक्षत की बात बीच में काटते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, अक्षत सर, वो शिप डूब गई। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। हर कोई मारा गया, शायद मैडम और प्रिंसेस भी। रॉकी की आखिरी बात सुनते ही अक्षत की आंखों से नींद कहीं छू मंतर सी हो गई। अक्षत एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है रॉकी? अपने शब्दों के बारे में दोबारा से सोचो, वरना तुम्हारे ये चंद शब्द तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं। जवाब में रॉकी, जो खुद सदमे में था, उसने थोड़े तैश में कहा, अक्षत सर, क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ? मैं ऐसी अल्लू जुलूल बातें बगैर कारण क्यों बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से ऑफिस आ जाइए। मेरे अंदर चेयरमैन को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं है। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब डिटेल में यही बताऊंगा। रॉकी की गंभीर आवाज सुनते ही अक्षत के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने बगैर कोई जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एक एक कर अक्षत को अतीत के वो सारे पल याद आने लगे जब बेला के ऊपर कोई खतरा आया था। सिर्फ बेला के ऊपर खतरा आ सकता है, ये सोचकर ही कार्तिक जमीन आसमान एक कर देता था। जब उसे पता चलेगा कि बेला और उसकी बेटी मर चुकी है, तब वह क्या करेगा? इसकी कल्पना मात्र से अक्षत का दिल दहल उठा। अक्षत ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर वो अपने शर्ट के बटन लगाते हुए ही तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही समीरा की बंद आंखें खुल गईं। उसने एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
थोड़ी देर बाद अक्षत ऑफिस में था और रॉकी उसके ठीक सामने खड़ा था। अक्षत ने रॉकी को कोल्डली घूरते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है? अक्षत के सवाल पर रॉकी ने गहरी सांस लेकर कहा, अक्षत सर, तकरीबन 1 घंटा पहले मेरे पास चेयरमैन का कॉल आया था। उन्होंने मुझे पता करने के लिए कहा कि बिन सर की एंगेजमेंट पार्टी में कैसी चल रही है, इसीलिए मैंने इस बारे में पता किया। पहले तो मैं शिप पर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया, फिर मैंने सैटेलाइट के जरिए शिप का पता लगाने की कोशिश की और सैटेलाइट से ही मुझे शिप के डूबने के बारे में पता चला। मैंने अपने लोगों को तुरंत वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। वो लोग अब भी वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको एक बार वो सैटेलाइट फुटेज देखनी चाहिए। रॉकी की बात सुनते ही अक्षत का हैंडसम चेहरा काला पड़ गया। रॉकी ने अक्षत को सैटेलाइट फुटेज दिखाए, जिसके मुताबिक वो चैपर्स भी शिप के पूरी तरह डूबने से पहले अचानक ब्लास्ट हो गई थी, जिसके अंदर बाकी लोग बैठे हुए थे। अक्षत ध्यान से फुटेज देख ही रहा था। इसी बीच रॉकी का फोन रिंग हुआ। रॉकी ने कॉल रिसीव किया, मगर फोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, जिसे सुनते ही रॉकी का चेहरा पीला पड़ गया और फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। अक्षत का ध्यान भी अब तक रॉकी की तरफ आ चुका था। अक्षत ने तुरंत पूछा, रॉकी, किसका कॉल आया था तुम्हें? कौन था दूसरी साइड? अक्षत के सवालों ने जैसे रॉकी को वापस होश में लाया, हालांकि अब उसके हाथ पैर में कंपन शुरू हो गई थी। रॉकी ने धीमे स्वर में कहा, मैडम और प्रिंसेस की डेड बॉडी मिल चुकी है। मैडम से रॉकी का इशारा बेला की तरफ था और प्रिंसेस से बर्तिका की तरफ। अक्षत ने एकदम से अपना माथा पकड़ लिया। उसे रॉकी के शब्द अब भी किसी बुरे सपने की भांति महसूस हो रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, शाम को एक और चैप्टर आएगा।